जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कार्य को परिभाषित करना और साथ ही साथ ये समझेंगे कि फिजिक्स के नियमानुसार आखिर हम किसे कार्य कह सकते हैं और इसकी माप कैसे की जाती है। आखिर हम ये कैसे कैलकुलेट करें कि कार्य हमने कितना किया। जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, परंतु क्या फिजिक्स के नियमानुसार ये सभी कार्य कहलाएंगे? तो जी नहीं। फिजिक्स के नियमानुसार कार्य हम तभी कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स आरोपित हो और उस वस्तु में ऑब्जेक्ट में कोई विस्थापन हो। वो विस्थापन या तो फोर्स के डायरेक्शन में हो सकता है या फोर्स के विपरीत भी हो सकता है या फोर्स से किसी एंगल पे भी हो सकता है। इस प्रकार फिजिक्स ये कहता है कि किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगे और उस फोर्स के कारण उस वस्तु में विस्थापन हो, तब उसे हम कार्य होना समझा जाता है। इस प्रकार यदि हम कार्य की माप की बात करें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किए गए कार्य का मान बल के परिमाण एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, अगर इस वस्तु का द्रव्यमान m है और इस पर अगर हम F बल आरोपित करते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है कि बल के डायरेक्शन में ही वस्तु में विस्थापन हो रहा है, जबकि इस फोटो में ये दिखाया गया है कि बल हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और इनमें विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है, अर्थात किसी एंगल से विस्थापित हो रहा है। तो इसकी माप के लिए हम ये इसकी माप के लिए हम फोर्स और विस्थापन के गुणनफल से इसकी माप फाइंड करते हैं। तो यदि F बल के कारण वर्क का मान W हो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं W बराबर F डॉट S, जहाँ से ये आप लिख सकते हैं F S कॉस थीटा। यहाँ से S विस्थापन है और F फोर्स है, जहाँ थीटा क्या है तो थीटा F और S के बीच का एंगल है, जिसे आप यहाँ से वेक्टर फॉर्म में भी देख सकते हैं F डॉट S इजकल टू एफ एस कॉस थीटा। इस प्रकार इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं F कॉस थीटा और यहाँ से लिख सकते हैं S, या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं F S कॉस थीटा। इस दोनों को इस प्रकार लिखने का मीनिंग क्या हुआ? तो इस प्रकार लिखने का मतलब ये हुआ कि ये F कॉस थीटा ये बता रहा है कि विस्थापन के साथ F का कंपोनेंट हम निकाले हैं, जबकि S कॉस थीटा बता रहा है कि बल के डायरेक्शन में S का कंपोनेंट निकाला गया। दोनों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार W का हमारा जनरल इक्वेशन आता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ से यदि इसे हम F को अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाएं, S को वेक्टर फॉर्म में दिखाएं, तो यहाँ से F वेक्टर डॉट S वेक्टर, जहाँ पर एफ एस कॉस थीटा और ये F इस F वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और S वेक्टर का मैग्नीट्यूड S, जहाँ कॉस थीटा और ये थीटा दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है। इस इक्वेशन से हम ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर F फोर्स आरोपित हो और अगर उनमें विस्थापन S हो रहा है और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है तो हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन से ये स्पष्ट है कि यदि यहाँ से थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री इन द सेंस कहने का मीन्स कि अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर हो और विस्थापन का डायरेक्शन ऐसे हो, इट मीन्स थीटा 90 डिग्री, अर्थात फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा हो। ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी हो सकता है, कहने का सेंस कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो इस इक्वेशन से आप ये देख पाएंगे, यहाँ से अगर कॉस थीटा एंगल के जगह पर अगर आप 90 रखते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा W बराबर कॉस 90, वर्क यहाँ से हमें 0 फाइंड होगा। जैसे इस प्रकार W एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इजकल टू यहाँ से 0 और ये हमें वर्क डन क्या मिलेगा, तो वर्क डन हमें 0 मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में क्या है, तो इसका एग्जाम्पल हम अपने आसपास देख सकते हैं। जब कोई कुली किसी रोड पर किसी बोझे को उठाए हुए अगर जा रहा है तो उस बोझे पर ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा
उसे नीचे की तरफ खींचा जाता है, अर्थात ग्रेविटी फोर्स का डायरेक्शन नीचे की ओर होता है। जबकि अगर वो बोझे लेकर जा रहा है तो उसका डायरेक्शन इस प्रकार होता है, अर्थात यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। साथ ही साथ इसके और उदाहरण मिल सकते हैं। किसी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई वस्तु गतिशील है, इस सर्कुलर पाथ पे अगर कोई वस्तु गतिशील है तो हम ये जानते हैं कि जब कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पे गतिशील होता है तो यहाँ पर एक फोर्स काम करता है जिसे सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, जो हमेशा सेंटर की ओर होता है। जबकि प्रत्येक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, अर्थात यहाँ पर ये जो विस्थापन है ये बिल्कुल यहाँ से 90 डिग्री पे होता है। इस स्थिति में भी हमारा वर्क डन 0 होता है। दूसरे स्थिति में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है और अगर इस पे हम बल आरोपित करें परंतु इस वस्तु में कोई विस्थापन ना हो, अर्थात S=0 हो, बल लगा रहा है परंतु विस्थापन नहीं हो रहा है, तो भी हमें वर्क डन 0 मिलेगा। अर्थात यहाँ से F 0, तो हमें वर्क डन 0 फाइंड होगा। इसका उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई दीवार हो और दीवार पर अगर हम अपने हाथों से जोर लगा रहे हैं और दीवार अगर गिर नहीं रही है, दीवार बिल्कुल स्टैंड अप खड़ी है, तो हम ये कहेंगे कि हमने कोई कार्य नहीं किया, अर्थात बल तो लगा रहे हैं परंतु उस दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, जिससे हम ये कहेंगे कि विस्थापन 0 होने के कारण वर्क डन 0 हुआ। इसके अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसा कि अगर कोई व्यक्ति अपने सिर पर किसी सामान को उठाए हुए अगर एक जगह एक ही स्थान पर खड़े रहे तो वहाँ पर फोर्स तो लग रहा है परंतु उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो भी वर्क का वैल्यू 0 होता है। आइए हम तीसरे केस के बारे में जानते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, अर्थात जब किसी वस्तु पे हम फोर्स आरोपित करें और उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट सेम हो, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है और इसमें विस्थापन बल के डायरेक्शन में ही हो रहा हो, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू 0 होने से आप वर्क के इक्वेशन से देख सकते हैं Fs cos थीटा, अगर यहाँ पर रखते हैं आप cos 0 डिग्री तो यहाँ से आपको मिलेगा Fs, अर्थात यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है कि वर्क का मान पॉजिटिव मिला, अर्थात जब किसी वस्तु पे बल लगे और वस्तु में विस्थापन बल के डायरेक्शन में हो, अर्थात थीटा 0 डिग्री हो, तो वर्क का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि बल के डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में अगर विस्थापन हो, अर्थात फोर्स का डायरेक्शन ये हो और विस्थापन अगर ये हो, अर्थात थीटा बराबर यहाँ पर 180 डिग्री हो, तो हम ये कहेंगे कि वर्क का मान यहाँ से हमें नेगेटिव मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे अगर इस एंगल को पुट करते हैं तो Fs और यहाँ से cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, जिससे हमें यहाँ पे वर्क का वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होता है। अर्थात इस इक्वेशन से हमने ये जाना कि वर्क का वैल्यू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कब 0 होगा, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव, ये हम आसानी से इस इक्वेशन से एग्जाम्पल के थ्रू समझे। आइए हम नेगेटिव वर्क के कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसा कि जब हम किसी वस्तु को अपने सिर पर उठाकर सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू नीचे की ओर होता है, जबकि हम उस वस्तु में विस्थापन ऊपर की ओर कर रहे होते हैं, जिससे वहाँ पर वर्क हमारा नेगेटिव कहलाता है। इसके विपरीत जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो हमारा वर्क पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। साथ ही साथ किसी खुरदरे तल पर अगर कोई पिंड या वस्तु फिसलता है तो भी किया गया कार्य का मान नेगेटिव होता है। कार्य के थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता है कि कार्य की मात्रा उस समय पर निर्भर नहीं करती जिसमें वह किया जाता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति एक बक्से को अगर 3 मीटर ऊंचाई के बस पर अगर चढ़ाता है और उसे चढ़ाने में अगर 2 मिनट का समय लगता है, तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी बक्से को उस छत पर चढ़ाने में अगर 5 मिनट का समय लगता है, तो ये कहा जाता है कि दोनों व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य समान होता है। अर्थात कार्य की मात्रा समय पर निर्भर नहीं करता है जिसमें वह किया जाता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में कार्य की माप और कार्य को परिभाषित करना सीखा, साथ ही साथ इसके उदाहरण देखे। अगले वीडियो में हम कार्य के मात्रक और साथ ही साथ अगर हमारे फोर्स का वैल्यू अगर वेरिएबल हो तो कैसे हम वर्क डन को
डिफाइन करेंगे और वर्क की माप कैसे निकालेंगे सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।